हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वॉचिंग लीगल पिल। सो आज मैं आपके साथ आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। आर्टिकल 19 जो है बताता है ऑल द सिटीजन्स शैल हैव द राइट। सबसे पहले तो ये आर्टिकल जो है ये केवल सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, मतलब केवल ये सिटीजन्स इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। इसका 19(1) एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताता है और ये बोलता है यू हैव राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स एंड दिस गल गिव्स टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी and to move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the territory of India, right to property जो कि omit हो चुका है, इसको हटा दिया गया है, practice on profession, carry on any occupation, trade और business। ये आर्टिकल 19(1) बात करता है। इसके ये जो आर्टिकल है 19, इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्शन 2 में दिया है, 19(2) में, और इसका पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स का दिया है 19(3) में। एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए 19(4) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिखाई देंगे आपको। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया 19(5) में। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी 19(5) में, और इसका कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं क्योंकि ये ओमिट हो चुका है। टू प्रैक्टिस ऑन एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इसका 19(6) में दिखाई देगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो 19(1) का है, इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो 19(2) में दिया है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 16th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, और आपको अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना, डिफेम नहीं करना, और कोई भी ऑफेंस के लिए इंसाइट नहीं करना। ये सारे के सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमको 19(1) एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, तो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस का केस जो है बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, नेशनल एंथम केस है। इसको जिहोवा विटनेस केस भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं इसमें डिटेल में किसी केस के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात भी करता है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस का मतलब ये नहीं है कि केवल मीडिया, आप बुक्स वगैरह भी लिखते हैं, ये सारी भी चीज़ें करते हैं, तो वो भी आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस में आ जाता है। ये ब्रिजभूषण एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने प्री सेंसरशिप की बात करी थी कि आप प्री सेंसरशिप के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, प्री सेंसरशिप नहीं होगा। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में इसमें पब्लिक ऑर्डर को जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। और फिर आता है शकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो इसमें ये बोला गया था कि आप जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पेजेस को लिमिट कर दोगे, पेजेस को लिमिट करने की बात हुई थी, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, पेजेस को नहीं आप लिमिट कर सकते। और राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस है, इसको ऑटो शंकर केस भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही जो ब्रिजभूषण वाली केस में हेल्ड हुआ था, प्री सेंसरशिप वाली बात, कि आप प्री सेंसरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके, जब पब्लिक डोमेन में आ जाती है कोई चीज़, तो उसके बाद आप उस पर यहाँ पे रेमेडी मांगने आ सकते हैं। और इसमें एक इशू और है कि क्या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है पार्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो इस हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें बोला गया कि नहीं, ये नहीं है, लेकिन इसमें टाटा प्रेस वर्सेस MTNL में इसमें बोला गया कि येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसके बाद आता है 19(1) जो कि बात करता है फ्रीडम टू असेंबली एंड विदाउट आर्म्स। इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं 19(3) में दिए गए हैं, ये पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये 2 ही हैं रीजनेबल ग्राउंड्स जिनको ध्यान में रखते हुए हमको पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स एक्सरसाइज करें। अगर इन दोनों ग्राउंड्स को आप फॉलो नहीं करते, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो प्रोवाइडेड हैं, तो आपकी जो ये असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी। और अनलॉफुल असेंबली आपको देखने को मिलेगा हमारे IPC के सेक्शन नंबर 141 में।
141 ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली के प्रोविजंस मिलेंगे। आर्टिकल 19(1) बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की। इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं 19(4) में दिए गए हैं। इनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को आपको मिलेंगे, ये 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन: इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन। मतलब आप अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है आपके पास कि आप किसी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसके पार्ट नहीं भी हो सकते, ऐसा भी राइट होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की जहाँ पे बात है, ये ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये पार्ट 9B भी इसको जोड़ा गया था, पार्ट 9B भी जोड़ा गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट से। ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और रिसेंटली 3 जजेस बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने पार्शली से स्ट्रक डाउन कर दिया गया इसी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस 19(1)D, जो रेजिडेंस के बारे में बात करता है 19(1)E है। इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे 19(5) में, जो कि ग्राउंड्स बताते हैं इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आप वहाँ पे कोई ज़मीन वमीन भी नहीं ले सकते हैं और वहाँ पे आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं, ये उनको प्रोटेक्शन के लिए ऐसा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और 19(1)G जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे 19(6) में देखने को मिलेंगे: इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, स्टेट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर कैरिंग ऑन प्रोफेशन और टेक्निकल ऑक्यूपेशन, ये हो सकता है। स्टेट रन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस दैट एक्सक्लूड द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स और अदर्स ईदर कम्प्लीटली और पार्शली, ये भी एक ग्राउंड है, ये भी एक ग्राउंड है, ये भी 3 ग्राउंड्स हैं इसके। अब इस पे एक कंट्रोवर्सी है कि डज राइट टू कैरी ऑन बिजनेस इंक्लूड राइट टू क्लोज द बिजनेस, तो इसका आंसर है नो, जो कि एक्सेलवेयर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। और इसमें दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि क्या एजुकेशन 19(1)G में आता है, तो इसके भी 2 इंपॉर्टेंट केस हैं, उन्नी कृष्णन और PA इनामदार। दोनों केसेस में बोला गया था कि नहीं, आप इसे कॉमर्शियल एक्टिविटी के जैसे नहीं ला सकते हैं, ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है जो राइट टू एजुकेशन होता है। एजुकेशन कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 2005 में ये बोला गया था कि हाँ ठीक है, ये ऑक्यूपेशन तो हो सकता है, लेकिन इसको ट्रेड और बिजनेस का दर्जा देना ये बहुत गलत होगा। तो ये था पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड ब्रॉड ओवरव्यू। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।